रोटेशनल डायनामिक्स 1.5 था। आज हम लोग लेक्चर देख रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स 1.6 और आज हमारा एम है एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ना जिसका नाम है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अब बैंक्ड रोड क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में चर्चा करके रखी हुई है और मैंने आपको रीजन भी बताया है कि क्यों गवर्नमेंट ये चाहती है, क्यों लोग ये चाहते हैं कि जो भी सर्कुलर ट्रैक्स हो वो बैंक्ड हो मतलब एक तरफ से उठे हुए होने चाहिए। बैंक्ड रोड होने का फायदा क्या है कि गाड़ी को सेंट्रिपिटल फोर्स ज्यादा मिलता है। यस, टिल्टेड होने चाहिए, रोड थोड़े टिल्टेड होने चाहिए, जहां से गाड़ी टर्न ले रही है वो साइड थोड़ा ऊपर होना चाहिए, टिल्ट होना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि जब भी कोई व्हीकल एक बैंक रोड पे चलती है क्लास, तो उसमें जो सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि गाड़ी जब टिल्ट है तो गाड़ी एक्चुअली खुद सेंटर की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रही है। इससे क्या होता है, इससे पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे चला रहे हो तो गाड़ी के टायर का फ्रिक्शन मदद करता है कि आप रोड पे सेफ टर्न लो। गाड़ी के टायर का फ्रिक्शन मदद करता है कि आप सेंट्रिपिटल फोर्स आपको मिले। बट अगर गाड़ी के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन किसी भी वजह से कम हो गया, आपकी स्पीड ज्यादा थी, आपके टायर खराब थे, रोड खराब था, रोड पे पानी गिरा था, रोड पे ऑयल गिरा था, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आ रही है आपको बात समझ में? तो फिर आपकी गाड़ी भले ही सेफ स्पीड पे क्यों नहीं चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए ये व्हीकल ऑन बैंक रोड चलाते हैं हम लोग। बैंक रोड एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है एक्सीडेंट्स रोकने का, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी भी हो, कैसी भी हो, रोड कैसा भी हो, कैसा भी ना हो, टायर कैसा भी हो, आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत तो सेफ रहेगी। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी दे रहे हैं कि हाँ आप इस पे गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर आप बैंक रोड पे भी अपने हिसाब से एक परमिसिबल स्पीड से ज्यादा गाड़ी चला रहे तो हो गया फिर आपका। अब बैंक रोड में गाड़ी कैसे दिखाई देगी, फ्रंट व्यू देखना है हम लोगों ने। हमने फ्रंट व्यू में यह देखना है कि गाड़ी बैंक रोड पे कैसे दिखाई देगी। तो आपको एक साफ साफ चीजें पता चल रही हैं कि बैंक रोड के ऊपर आपकी गाड़ी इस तरह से होगी, ये आपकी एक्चुअल जमीन होगी और ये रोड जमीन से भी थोड़ा बहुत उठा हुआ है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं और इस रोड के ऊपर या इस बैंक्ड सरफेस के ऊपर आपको अपनी गाड़ी बनानी है। ये हो गई अपनी गाड़ी। आई होप आप सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं कि गाड़ी एक्चुअली एक बैंक रोड पे चल रही है, इसका फ्रंट व्यू है और गाड़ी एक जगह से इस तरह से झुकी हुई है क्योंकि ये जो बैंक्ड है इसको बैंक्ड रोड बोलते हैं। मतलब बैंक रोड जमीन के साथ एक थीटा एंगल बना के रखता है। थोड़ा इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, ये आपकी जमीन है, एक्चुअल जमीन, और ये एक्चुअल जमीन से ऊपर आपका टिल्टेड रोड। ठीक है, कुछ बातें अच्छी तरह से समझनी है। जब मैं अब इसके ऊपर फोर्सेस बनाऊंगा अच्छी तरह से देखना है। अच्छे अच्छे लोगों को ये नहीं समझ में आता, अच्छे अच्छे लोगों को ये नहीं समझ में आता, इसलिए अच्छी तरह से मेरी बात को आप लोगों ने देखना है। बैंक रोड को सबसे पहले ये डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है, सब लोग को समझ में आ रहा है? गिव मी यस और नो फॉर दैट। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? ये ऐसा उठा हुआ क्या है? क्या फोटो लास्ट टू लास्ट लेक्चर का याद है? याद है एक बस दिखाई थी, एक गाड़ी दिखाई थी, सर्कुलर ट्रैक पे मैंने कार दिखाई थी। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। बैंक रोड पे गाड़ी और कार किस तरह से दिखाई देती है, ये क्यों ऐसा उठा हुआ है, सब लोग को पता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा समझने की वो ये है कि सबसे पहले हम एक एक्सिस बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सिस, ताकि चीजें बेहतर समझ में आए। पर अगर आपने एक्सिस नहीं भी बनाया तो भी आपका काम हो जाएगा।
बस मैं थोड़ा स्केल निकाल लेता हूं। ध्यान से सबको समझना है। ये आपने आपकी गाड़ी का पकड़ा सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये आपकी गाड़ी का है सेंटर पॉइंट। ये आपकी एक्चुअल जमीन है। अगर आप मेरा पिछला टू पिछला लेक्चर देखेंगे और उसमें अगर मैं आपको पूछूं कि वेट वेक्टर कैसा लगता है, तो जवाब है वेट वेक्टर ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। बट उसमें भी मैंने आपको दिया था एक बहुत ही बढ़िया सजेशन, एक बहुत ही बढ़िया टिप दिया था। वो टिप ये था कि जो वेट का वेक्टर होता है वो आपके अर्थ के साथ, यानी कि आपकी एक्चुअल जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। लिख के दिया हुआ है पिछले टू पिछले लेक्चर के अंदर। ये गाड़ी का सेंटर पॉइंट आपने पकड़ा, यहां से बनाइए एक नीचे की तरफ एरो और यहां पे लिखिए mg। नोटिस करिए ये जो एरो है और ये जो आपकी अर्थ की जमीन है, दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्लास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। छोटी सी नॉलेज है पर आपको डायग्राम समझने में बहुत मदद करेगी। छोटी सी नॉलेज है। सेंटर पॉइंट पकड़ा, इतना तो सबको समझ में आता है, बराबर है, क्योंकि जब भी आप ये ऐसे वेक्टर्स बनाते हैं तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन 11th स्टैंडर्ड में हमने लॉज ऑफ मोशन के अंदर देखा था, जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर आप पकड़ेंगे। आपको एक बात पता है कि वेट वेक्टर हरदम नीचे की तरफ एक्ट करता है, ये सबको पता है। पर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है वेट वेक्टर बनाते समय कि वो आपके एक्चुअल जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर गाड़ी है, ये एक्चुअल जमीन नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल जमीन से हमने खुद एक ऐसा टिल्टेड रोड बनाया है, हमारी सुविधा के लिए बनाया है। एक्चुअल जमीन तो ये है। वेट वेक्टर खत्म। दूसरा जो वेक्टर आप बनाते हो उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन वेट वेक्टर के ऑपोजिट बनता है, ये हमको सबको पता है, मतलब वेट वेक्टर के साथ नहीं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगा। परंतु उसकी भी एक नॉलेज मैंने आपको दी थी। वो नॉलेज मैंने आपको ये दी थी कि जो नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर होता है क्लास, वो ऑब्जेक्ट के टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। ऑब्जेक्ट का जो टॉप सरफेस होता है उसके साथ 90 डिग्री नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर बनाता है। तो हम लोग यहां से इस तरह से जाएंगे, ये हम लोग गए और ये हमने एक एरो बनाया और हमने यहां पे लिखा नॉर्मल रिएक्शन। आप यहां पे आराम से देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और आपके टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वेट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, वेट वेक्टर मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द अर्थ, जमीन। नॉर्मल रिएक्शन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द टॉप सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतनी दो बातें क्या सबको समझ में आ गई? गिव मी यस और नो फॉर दिस, कम ऑन। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई हैं? डन है? पक्का डन है? खाली झूठ मूठ का हाँ नहीं बोलना है, पक्का डन है? ये बात सबको समझ में आ रही है? पिछले टू पिछले लेक्चर में ही ये बातें हम लोगों ने क्लियर कर दी थी। पिछले टू पिछले लेक्चर में ही हमने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि वेट किसी भी वस्तु का नीचे की तरफ लगता है, जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल रिएक्शन हरदम वेट के ऑपोजिट बनाने का ट्राई करना है, पर नॉर्मल रिएक्शन आपके ऑब्जेक्ट के सर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है ना? नो यश, नो नो, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। हमने अभी मौत का कुआं किया ना, आपने देखा मौत के कुएं में नॉर्मल रिएक्शन और mg इक्वल नहीं थे। तो जरूरी नहीं है कि mg और नॉर्मल रिएक्शन हरदम इक्वल रहेंगे। mg और नॉर्मल रिएक्शन तब इक्वल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट, इस तरह से स्ट्रेट किसी सरफेस पे रखा हो। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा भी टेढ़ा वेढ़ा रख दिया जाए, सीधा रखेंगे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा, बराबर हो जाएगा। पर अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है।
पर अभी भी वेट नीचे की तरफ ही लगता है, जैसे इस केस में हो रहा है। इस केस में गाड़ी ऐसी नहीं है, गाड़ी ऐसी है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन गाड़ी के टॉप सरफेस से ऊपर की तरफ आ रहा है, पर वेट अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरी चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, मेरी दूसरी चीज बिल्कुल ध्यान से समझना, जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा था। 11th स्टैंडर्ड में क्लास हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स नाम की एक चीज पढ़ी है। स्केलर्स और वेक्टर के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो कहानी थोड़ी मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपके पास एक आर वेक्टर हुआ करता था, और वो आर वेक्टर एक किसी भी एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता था। तो ये जो कंपोनेंट आप देखते थे, इस कंपोनेंट को बोला जाता था आर कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट को बोला जाता था क्लास आर साइन थीटा। ठीक है, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम की एक चीज पढ़ी थी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है क्लास कि एक वेक्टर को उसके दो भागों में तोड़ा जाता है। तो ये जो वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट r sin थीटा है, और इसका y कंपोनेंट r cos थीटा है, और इसका y कंपोनेंट r sin थीटा है। ये बात सब लोग को पता होनी चाहिए। एक टिप देता हूं मैं, ये वेक्टर जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, ये वेक्टर जिस भी साइड के साथ थीटा एंगल बनाएगा, जैसे अभी ये वेक्टर इसके साथ थीटा बना रहा है, इस वाले एरो के साथ थीटा बना रहा है, तो वो कॉस कंपोनेंट होगा, और जिसके साथ थीटा नहीं बना रहा है वो साइन कंपोनेंट होगा। थीटा जिसके साथ बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। हो सकता है कि आपने थीटा इसके साथ ले लिया और आर वेक्टर अभी भी यहीं पे है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो कंपोनेंट है इसको आप आर कॉस थीटा बोलोगे, और इसको आप आर साइन थीटा बोलोगे। ये बात हर दम आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, जिसके साथ थीटा बनेगा वो आर कॉस थीटा होगा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा वो आर साइन थीटा होगा। दूसरी बात जो आपने अच्छी तरह से याद रखनी है, जो भी आपका आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा होगा, जो भी आपका आर कॉस थीटा या आर साइन थीटा होगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहां पे भी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये सब बातें अगेन आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में सिखाई गई हैं, पर फिर भी मैंने क्विक रिवीजन आपको दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन आपको दिख रहा है, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है। मैं एक इस तरह का कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूं, ये, और मैं इस पर्टिकुलर एंगल को थीटा कंसीडर कर रहा हूं। ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो बैंकिंग एंगल का थीटा हमने बनाया है, वही एंगल थीटा वहां पे लिया है। अब अगर आप नोटिस करेंगे आपकी नॉलेज के हिसाब से, तो ये वेक्टर ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर जैसा दिख रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो ये जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे एन कॉस थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट को हम लोग लिखेंगे एन साइन थीटा। दोनों ऑरेंज कलर के जो एरोज हैं, दोनों ऑरेंज कलर के जो एरोज हैं, अगर आप नापेंगे तो दोनों ऑरेंज कलर के एरोज के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जैसे मैंने यहां पे आपसे कहा था। दूसरी बात मैंने आपको क्या ध्यान रखने के लिए कही थी, कि जो भी वेक्टर है वो जिस भी दूसरे कंपोनेंट के साथ थीटा रखेगा वो कॉस थीटा माना जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा, और बचा हुआ एन साइन थीटा हो जाएगा। जैसे ये आर कॉस थीटा हुआ और जैसे ये आर साइन थीटा हुआ, वैसे ये वेक्टर का नाम एन था, इसलिए ये एन कॉस थीटा हुआ और ये एन साइन थीटा हुआ। तो एक्चुअली यहां पे आपने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया है, इसको रिजॉल्व करना बोलते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन को आपने उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है। थीटा यही आएगा, मैंने आपको बोला, मैंने नहीं लिया है। अगर हम थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाएंगे,
अगर हम थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगाएंगे तो थीटा यहां पे आता है। अभी वो कैसे लगाया गया, क्या किया गया, वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम खाली ये बोल रहे हैं कि थीटा यहां आया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ये जो थीटा आप यहां पे देख रहे हैं वही थीटा यहां पे आता है। अब आप वो लाइंस बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेटिंग एंगल, वो सब करके आपको थीटा यहां पे मिलेगा। ये थीटा यहां मिलेगा। इसलिए ये एंगल एन, ये कंपोनेंट एन कॉस थीटा का माना जाएगा और ये कंपोनेंट एन साइन थीटा का माना जाएगा। मैं वापस रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी मर्जी से थीटा यहां लिया है, ऐसा नहीं है। फिर आपके दिमाग में डाउट आ सकता है, सर थीटा आपने इसको क्यों नहीं माना, इसको क्यों थीटा माना। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं मैंने अपनी मर्जी से थीटा यहां नहीं लिया है। विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री थीटा यहां पे आया। ये जो एंगल थीटा है वही एंगल यहां थीटा आता है। और फिर अभी क्या समझाया, जिसके साथ थीटा आएगा वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा नहीं आएगा वो साइन कंपोनेंट। आपका बैंकिंग ऑफ रोड का डायग्राम कंप्लीटेड, यस और नो। पहली दो बातें, पहले ब्लैक एरोज आपने देखने हैं, फिर आपने रिजॉल्विंग देखना है। ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। रिजॉल्विंग वाला पार्ट भी क्लियर है सब लोग के दिमाग में? एवरीबडी इज ओके विद द रिजॉल्विंग वाला पार्ट भी? ठीक है। आपने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया, आपने नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने का मतलब आपने उस नॉर्मल रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया। ठीक है, तो आपने यहां पे एंगल का बताया, मैंने एंगल का बताया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ये एंगल थीटा हो गया। ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ये कंपोनेंट कॉस, ये कंपोनेंट साइन। यस, बैंकिंग ऑफ रोड का जब भी टॉपिक आएगा आपको उसी एंगल को थीटा कंसीडर करना है। क्लियर है? ओके है एवरीबॉडी? डन है? आगे बढ़ू? क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? रिजॉल्व करना 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, आता है रिजॉल्व करना? आगे बोलू? ठीक है, अब इसके बाद प्रथमेश क्या डाउट है आपको बेटा? नहीं लिख सकते? रिया नहीं लिख सकते? अरे विजय, मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप रिजॉल्व करोगे, जब भी आप रिजॉल्व करोगे, ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ही आपने थीटा लेना है। वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है? एक्चुअल में इस चीज को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, एक चीज को वर्टिकल। अब वर्टिकल तो समझ में आता है ना, वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो अभी वर्टिकल जो भी कंपोनेंट आपका होगा उसके साथ थीटा लेना है। ठीक है, वर्टिकल जो भी कंपोनेंट होगा उसके साथ थीटा लेना है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा नहीं आएगा, वर्टिकल के साथ थीटा आएगा। और फिर मैंने तुम्हें नॉलेज क्या दी, जिसके साथ थीटा आएगा वो कॉस कंपोनेंट और जिसके साथ थीटा नहीं आएगा वो साइन कंपोनेंट। यहां पे एग्जांपल्स भी दिए। डन है प्रथमेश? आपको भी समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रिया शर्मा प्लीज, अगर आपको जल्दी समझ में आ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, आपका सुनने का समझने का ताकत ज्यादा हो सकता है, बाकी लोगों का नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्लीज मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दीजिए। आप वहां से प्लीज मुझे मत बताइए कि मुझे कैसे पढ़ाना है, स्पीड इंक्रीज करनी है पढ़ाने की नहीं करनी है, बिकॉज आप अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता ये सब चीजें, तो आई हैव टू टीच देम, वरना वो लोग 11th स्टैंडर्ड में भी वीक रह चुके हैं, अभी भी वीक ही रह जाएंगे, तो मतलब नहीं रहेगा हमारा कुछ। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातें हमें बतानी पड़ती हैं। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से ही पता होगा, जिनको पहले से ही पता है कि भाई हमको ऐसा करना है। बहुत सारे बच्चे नहीं पता, इसलिए प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, अच्छे से प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना है क्लास, ठीक है। अभी पिछले 2 लेक्चर में जितना भी हम लोगों ने किया उससे इतनी तो नॉलेज हमारी बिल्डअप हो गई है कि हमें ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब ये जो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा का टर्म है ये टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। गाड़ी जब ऐसे घूमेगी, ऐसे गाड़ी टिल्ट हो रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि एन साइन थीटा का टर्म टूवर्ड्स द सेंटर जा रहा है। दूसरी चीज आप लोगों ने क्या समझनी है, mg के एग्जैक्टली ऑपोजिट एन कॉस थीटा आ रहा है। ये जो mg है इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट एन कॉस थीटा आ रहा है। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सर्कल किया, हम लोगों ने मौत का कुआं किया, तो हम लोग को क्या समझ में आता है, mg के ऑपोजिट जो भी आता है उसको इक्वेट कर देना है, बराबर है। तो mg के ऑपोजिट कौन आ रहा है, हम लोग यहां पे लिखेंगे mg बराबर n cos थीटा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। mg के एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या दिखा क्लास आप लोगों को, n cos थीटा दिखा। तो mg के एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर n cos थीटा दिखा तो वो हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स जा रही है, n sin थीटा सेंटर की तरफ जा रहा है। तो n sin थीटा हम किसके बराबर कर देंगे, n sin थीटा हम करेंगे mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। और mv स्क्वायर बाय आर आपका क्या है क्लास, mv स्क्वायर बाय आर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। रिया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, 11th स्टैंडर्ड में बताया जाता है, ठीक है। अभी मैं उसके ऊपर आपको और ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, जितना ज्ञान यहां पे जरूरत है उतना मैंने दे दिया, ठीक है। बट अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है जो आपको स्केलर्स और वेक्टर्स चैप्टर में समझने पड़ेंगे। पर अभी हमारे इस टॉपिक को लेके क्या ज्ञान था वो साइड में मैंने आराम से लिख दिया, ठीक है। एक लाइन में अगर मैं आपका ये देना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा, तो रिजॉल्व हम ऐसे वेक्टर को करते हैं जो ना तो एक्स एक्सिस पे होता है ना ही वाई एक्सिस पे होता है। ये जो आर वेक्टर है ये ना तो एक्स एक्सिस पे है ना तो वाई एक्सिस पे है, इसलिए ऐसे वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि mg वाई एक्सिस पे है, तो अगर ये n वेक्टर आप देखेंगे तो वो ना तो x पे है ना तो y पे है, इसलिए उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। सर क्या ये कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू mg, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है कंपेयर टू mg भी बोल सकते हो आप, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का जो झुकाव है वो आप देख सकते हो टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ज्यादा है। पर नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में मदद कर रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अभी आप इससे देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का n sin थीटा अभी सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। इसके पहले आप जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पढ़ रहे थे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में कौन सा बंदा सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद कर रहा था, आप बता सकते हैं सब लोग मुझे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में कौन सा बंदा है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद कर रहा था, वो मुझे जवाब चाहिए, बोलिए। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, कौन सा बंदा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड की मैं बात कर रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड की मैं बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में कौन सा बंदा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर रहा था, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन कर रहा था, कौन रोल प्ले कर रहा था हमारे, बहुत ही बढ़िया, फ्रिक्शन फोर्स कर रहा था। पहले वाले में मैंने दिखाया आपको कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे इसका रोल प्ले कर रहा था। ये देखो कल का लेक्चर ही है 1.5 लेक्चर। कौन जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रिक्शन जा रहा है कि नहीं टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है कि नहीं। तो हमने कल जब हमने लास्ट लेक्चर में बातें की तो लास्ट लेक्चर में हम लोग संतुष्ट क्यों नहीं थे, वाई वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि हमें क्या पता चला कि जो बंदा सेंट्रीपिटल रोल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वो बंदा है जो सेंट्रीपिटल का रोल प्ले कर रहा है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया, अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अगर फ्रिक्शन कम हो गया
तो सेंट्रिपिटल फोर्स भी कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन कम होने के 1000 रीजन है। तो आप चाहते हो क्या ऐसा कि आपका जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करे, कि आप ऐसा चाहते हो कि आपका सेंट्रिपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करे? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो गाड़ी के खुद के वजन की वजह से आता है। नॉर्मल रिएक्शन mg के ऑपोजिट आता है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का अस्तित्व क्यों आता है? नॉर्मल रिएक्शन इसलिए आता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट की वजह से आता है। क्या गाड़ी के वेट में कोई फर्क आने वाला है? अगर आप किसी रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो क्या नॉर्मल रिएक्शन आपको धोखा दे सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको धोखा दे सकता है? आपको किस पे ज्यादा यकीन है? नॉर्मल रिएक्शन पे ज्यादा यकीन है कि फ्रिक्शन फोर्स पे ज्यादा यकीन है? मुझे तो लगता है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन पे ज्यादा यकीन रखना चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स की भूमिका कौन निभा रहा है? यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स की भूमिका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट निभा रहा है, एन साइन थीटा। मुझे एन साइन थीटा पे ज्यादा भरोसा है, पर मुझे फ्रिक्शन फोर्स पे ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फ्रिक्शनल फोर्स आपके सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करे। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप और मैं क्यों नहीं चाहते, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कभी भी बदल सकता है। उसके हिसाब से सेंट्रिपिटल फोर्स भी कभी भी बदल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा अपना। पर बैंक्ड रोड में खासियत क्या है? बैंक्ड रोड में खासियत यह है कि हम टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं करते। अभी तक तो नहीं कर रहे, करेंगे, पर अभी तक से हम ऐसा देख रहे हैं कि टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन क्या है भूल जाओ, हमको उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमें पता चला कि रोड को बैंक करने से जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका खुद का एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लग जाता है, और हमको इस पे ज्यादा भरोसा है फ्रिक्शन से। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्यों नॉर्मल रिएक्शन को इतना भाव दिया जा रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग क्यों हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा सपोर्टिव है? फ्रिक्शन फोर्स कभी भी धोखा दे सकता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं धोखा देगा। बोलिए बोलिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है सब लोग के दिमाग में कि बैंक रोड क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक से यहां पे फ्रिक्शन का रोल हमने नहीं लाया है। वी हैवंट इन्वॉल्व फ्रिक्शन येट। करेंगे, यहां पे भी फ्रिक्शन का रोल हम इन्वॉल्व करेंगे, पर फ्रिक्शन का यहां पे क्या रोल होगा वो देखेंगे। पर थोड़ी देर रुक जाइए, फिलहाल पहले ये समझिए एन साइन थीटा से हम लोग ज्यादा सेटिस्फाइड है और हम लोग फ्रिक्शन से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन एन साइन थीटा एंड व्हाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रिक्शन? क्लियर है? आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व कर सकते हैं। आराम से इन दोनों इक्वेशंस को जरा सॉल्व कीजिए, और हमें यह देखना है कि स्पीड कितनी आती है, हमें यह देखना है कि क्या कितना आता है। जरा नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं। जरा इन इक्वेशंस को पहले ठीक ठाक लिख लेते हैं, ठीक है? इन इक्वेशन को जरा ठीक ठाक लिख लेते हैं। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं इसके नीचे, मतलब डिवीजन में लिख रहा हूं एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है? एलएचएस हो या आरएचएस हो, किसी को भी किसी के नीचे पुटअप किया जा सकता है, एक ही बात है। एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा लिखो या एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखो, एक ही बात है। यहां से एन और एन कैंसिल हो जाएगा, यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको कितना मिलेगा? टैन थीटा मिलेगा, इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आपका आएगा। वी स्क्वायर अपॉन आर जी आपको आएगा, क्योंकि ये वी स्क्वायर बचा और ये जो आर यहां पे डिवीजन में था ये जी के साथ मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा। यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मिलेगा आर जी टैन थीटा, और v का फॉर्मूला मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। ये वो वेलोसिटी आपके पास आ रही है, जिस वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? इस वेलोसिटी को आप बोलते हो मैक्सिमम वेलोसिटी, या आप इसको बोलते हो मोस्ट सेफ वेलोसिटी। जरा हॉरिजॉन्टल के टाइम पे जरा नोटिस करेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टल के टाइम पे नोटिस करेंगे
तो आप अगर देखेंगे हॉरिजॉन्टल का मोस्ट सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ म्यू एस टाइम्स आरजी, अंडर रूट ऑफ म्यू एस टाइम्स आरजी। यहां पे क्या है, अंडर रूट ऑफ आरजी टैन थीटा। दोनों फॉर्मूले का फर्क जरा हमें अंडरस्टैंड करना है। हमें फर्क ये अंडरस्टैंड करना है क्लास कि हॉरिजॉन्टल रोड के मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, या फिर यहां पे लिखना चाहिए मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तीन लोगों पे डिपेंड करता है। कौन है वो तीन लोग? आपकी सेफ स्पीड तीन लोगों पे डिपेंड करती है। पहला, आपके रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन, आपके रोड का रेडियस, और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जरा सोच के देखिए, रेडियस कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि रोड का रेडियस ऐसा नहीं अपने आप बदल जाएगा। रोड का रेडियस ऐसा नहीं है क्लास की अपने आप बदल जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिंदगी भर कांस्टेंट रहता है। पता है कि आपको धोखा कौन देगा? आपको धोखा देगा ये वाला बंदा। और अगर आपके इस वाले बंदे ने आपको धोखा दे दिया तो ऑटोमेटिकली आपका वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड एक्चुअली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मैक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ म्यू एस, बिकॉज आर एंड जी आर कांस्टेंट। आर एंड जी आर कांस्टेंट, आर कभी नहीं बदलेगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ द रोड, कभी नहीं बदलेगा। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कभी नहीं बदलेगा। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड किस पे डिपेंड करती है? किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रिक्शन को। और अगर आपका फ्रिक्शन घट गया तो आपकी सेफ स्पीड भी घट जाएगी। भले ही हाईवे वालों ने वहां पे इंडिकेशन लगा के रखा है कि 50 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ, पर किसी कारणवश आपके टायर के नीचे ऑयल आ गया तो, और आप गाड़ी 50 पे चला रहे हो, तो आप तो बोलोगे हाईवे वालों ने लिखा था मैंने 50 पे चलाना, मैं तो 50 पे चला रहा था, फिर भी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हो गया? अरे बाबा, तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हारे टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन ऑयल की वजह से कम हो गया, इसलिए तुम्हारी गाड़ी स्लिप हो गई। गलती ना तुम्हारी है, ना गलती हाईवे वालों की है, गलती रोड पे गिरे हुए ऑयल की है। क्योंकि ये बंदा कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए अब तुम मुझे देख के बताओ कि जब तुमने व्हीकल को बैंक रोड पे लेके चले गए, जब तुम व्हीकल को बैंक रोड पे चले गए, तो तुम्हारी मैक्सिमम सेफ स्पीड किन चीजों पे डिपेंड करती है? बिल्कुल ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें, बात को समझ में आएगा कि तुम अगर कल को रोड बनाने चले गए, कल को अगर तुम लोग एक ऐसे इंजीनियर बन गए जो रोड बना रहे हो, तो तुम्हें पता होगा कि रोड में मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। बाद में यंगस्टर लोग बाहर जाके बोलते हैं पता नहीं हमने स्कूल में क्या पढ़ा, उसका यूज कहां होता है जिंदगी में। अरे हर जगह पे यूज होता है, दिखाता हूं मैं तुम लोग को। यहां पे देखो, वी मैक्स यानी कि तुम्हारी मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड डिपेंड करती है आर पे। आर क्या है बताओ मेरे को? आर रेडियस ऑफ द रोड है। क्या तुम्हें रेडियस ऑफ द रोड धोखा दे सकता है? कभी चेंज होगा रेडियस ऑफ द रोड? ऐसा है कि तुम गाड़ी ऐसी चला रहे हो, रोड बोलेगा नहीं 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 अभी मैं रेडियस बदल रहा हूं, मैं ऐसा हो जाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धोखा दे सकता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या तुम्हें थीटा धोखा दे सकता है? थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल। क्या तुम्हें इंक्लिनेशन एंगल धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। इसका मतलब बैंक्ड रोड पे तुम्हारी मैक्सिमम स्पीड, जो वहां पे बोर्ड लिखा रहेगा, जो वहां पे बोर्ड लिखा रहेगा, समझो मैक्सिमम स्पीड बोर्ड पे लिखी हुई है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर तुम्हारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो तुम्हारे टायर के बीच का फ्रिक्शन कुछ भी हो, तुम्हारी गाड़ी उसमें आराम से टर्न ले लेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो निकाली गई है वो तीन लोगों के हिसाब से निकाली गई है। वो तीन लोग कौन है? आर, जी और थीटा। और ये तीन लोग कभी नहीं बदलेंगे। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट को यह सोचने का ही टेंशन नहीं है कि रोड पे ऑयल गिरा है, रोड पे पानी गिरा है, लोगों के टायर खराब है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सब लोगों पे अप्लाई होती है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड में और बैंक रोड की सेफ स्पीड में कितना बड़ा फर्क है? आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस? गिव मी यस और नो। रिप्लाई करेंगे सब लोग। क्या सब लोगों को यह बात समझ में आ रही है
कि आपका बैंक्ड रोड का सेफ स्पीड, आपके बैंक्ड रोड का सेफ स्पीड ऐसे 3 लोगों पे डिपेंड करता है, जो 3 लोग कभी नहीं बदल सकते। रिप्लाई करेंगे, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, मुझे सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड करें, प्लीज अंडरस्टैंड करें। ये नॉलेज आपको एमएसटी, सीईटी, नीट और जेई के थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएगी। हम सिर्फ यहां पे बोर्ड नहीं कर रहे, मैं आपको उस लेवल का नॉलेज दे रहा हूं। फर्क क्यों बता रहा हूं? आपको एमएसटी सीईटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, आपको एमएसटी सीईटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि द मैक्सिमम सेफ स्पीड on an horizontal road depends on a horizontal track। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम सेफ स्पीड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में डिपेंड करती है फ्रिक्शन के ऊपर, और अगर फ्रिक्शन बदला सेफ स्पीड बदल गई। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सब लोग को थीटा का मतलब समझ में आ रहा है? थीटा को बोला जाता है बैंकिंग एंगल। बैंकिंग एंगल मतलब आपका जो रोड है वो जमीन से कितना ऊपर उठा हुआ है, उसको आप बैंकिंग एंगल बोलते हैं। तो ये आपका रोड है, आप देख सकते हैं इस रोड से आपका रोड मतलब ये आपका मेन जमीन है, ये मेन आपका जमीन है, उस जमीन से आपका रोड कितना ऊपर उठा हुआ है उसको आप थीटा बोलते हैं, जिसको बैंकिंग एंगल बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। एक और काम कर सकते हो आप यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा? ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट पेज। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, ये होगा हमारा सेकंड। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट, जो भी फॉर्मूला हमने लिखा था, बताया ना गायत्री? गायत्री बताया ना आपको अभी? इंक्लिनेशन एंगल का मतलब बताया ना अभी? आपका रोड जमीन से उठा हुआ है ना, तो आपका रोड जमीन से कितना उठा हुआ है उसको आप थीटा बोलोगे, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है? अभी आप ये देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, कोई एंगल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आपके सरफेस को पैरेलल है। पर अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा टिल्ट किया ऐसा, तो अब आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ एक एंगल बनाएगा। देखो एंगल है नीचे, थोड़ा ऐसे उठाया मैंने इसको, तो ये जो एंगल है इसको थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है? अभी मेरा हाथ ऐसा है, अभी मेरा हाथ सरफेस के साथ ऐसा रखा है मैंने, अगर मैंने हाथ ऐसा कर दिया तो मेरा हाथ सरफेस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है? बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थीटा होगा बैंकिंग एंगल, ये हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाले फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहां से मुझे चाहिए थीटा का वैल्यू, सिंपल है। थीटा कितना आएगा क्लास? थीटा आएगा tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहां से आप ये निकाल सकते हैं कि आपके रोड का एंगल कितने का होना चाहिए। सब वैल्यूज यहां पे पुट करें। आपके रोड का रेडियस कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, और आप क्या चाहते हो, कितने स्पीड पे गाड़ी चलनी चाहिए। इतना रेडियस है, इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और समझो आपने ऐसा डिसाइड कर दिया कि इस रोड पे जो हम बना रहे हैं उस पे गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलनी चाहिए। तो यहां पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पुटअप करो, यहां पे रोड का रेडियस पुटअप करो कि कितना रोड का रेडियस है, जी पुट करो, जितना एंगल आएगा उतने एंगल पे रोड को बैंक कर दो, तो उस एंगल पे गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल पाएगी। ऐसे लोग पता करते हैं कि रोड का एंगल कितना होना चाहिए। हाईवे की ऑप्टिमम स्पीड कितनी है? हाईवे की ऑप्टिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है, पहले 120 किलोमीटर पर आवर की हुआ करती थी। लोग फिर भी 100 टू 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लोग गाड़ी चलाते हैं। पर अगर आप एक नेशनल हाईवे या आप नॉर्मल हाईवे पे जाएंगे तो उतना अलाउड नहीं है 100 पे चलाना, कोई चलाता भी नहीं है।
तो समझो ऑप्टिमम स्पीड 60 टू 80 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो यहां पे रोड का रेडियस तो लोगों को पता है, जिन्होंने रोड बनाया होगा या रोड जो बनाने वाले हैं उनको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, और उनको यह भी पता है कि उस रोड पे जो हम बना रहे हैं उस पे गाड़ी की स्पीड हमें कितनी रखनी चाहिए, गवर्नमेंट ने कितनी अलाउ की है। सब वैल्यू यहां पुटअप करो, आपको पता चल जाएगा कि रोड जो बनाना है उसका जमीन से कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए। इज द सेकेंड फॉर्मूला क्लियर? बैंक्ड एंगल का फॉर्मूला सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? कि थीटा हम लोग ने क्या निकाला, कैसे निकाला, सब लोग को समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट। क्लियर है सब लोग का दिमाग में थीटा कैसे निकालना है? पहला वाला फॉर्मूला सब लोग के दिमाग में क्लियर है? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, ये आपका पहले वाला है। और अभी आपने थीटा निकाला, टैन इनवर्स करके आपने थीटा निकाला। ठीक है, आगे बढ़े अभी। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा बात को बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये डायग्राम बनाते वक्त हम लोगों ने फ्रिक्शन वाले फोर्स को भाव ही नहीं दिया। हम लोगों ने यह बोला कि हमें मतलब ही नहीं है कि फ्रिक्शन वाला फोर्स कितना है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन वाला फोर्स कभी भी बदल सकता है। तो आपने आपने जो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला निकाला फॉर अ बैंक्ड रोड, वो एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसका फ्रिक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो भी हाईवे वाले डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, वो जब भी हाईवे पे आते हैं वो हाईवे का रेडियस निकालते हैं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पुटअप करते हैं, वो थीटा की वैल्यू पुटअप करते हैं, उनको एक सेफ स्पीड मिलती है, वो सेफ स्पीड का बोर्ड लगा के चल जाते हैं। ठीक है ना? आस्था एवरी पीडीएफ कम्स ऑन द ग्रुप। ठीक है, सारी जो भी हम बातें कर रहे हैं सारी की सारी पीडीएफ जो आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया है उसके ऊपर आती हैं। ठीक है, डोंट टेक टेंशन, सब आएगा, यहां पे ध्यान दो अभी फिलहाल। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, हाईवे वाले अगर 60 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड लगाते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी गाड़ी और टायर या रोड के बीच का फ्रिक्शन कितना है। पर परंतु अगर आप नोटिस करोगे जनरल वे में अगर हम बात करेंगे तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है ना। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तो क्यों ना हम लोग फ्रिक्शन का क्या रोल होगा उसको भी स्टडी करें। तो अब हमें वापस डायग्राम बनाने की जरूरत है, पर अब जब हम डायग्राम बनाएंगे तो अब हम फ्रिक्शन का रोल भी कंसीडर करेंगे। अब हम फ्रिक्शन का रोल भी कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसा बनता है। हम देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। तो चलिए अब हम जो हेडिंग डालेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सब लोगों ने ध्यान से देखना है कि रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हम लोग किस तरह से कंसीडर करेंगे, क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, बिल्कुल ध्यान से सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, ये आपका असली वाला जमीन। ठीक है, इस असली वाले जमीन से आपने एक रोड को इंक्लाइन किया एट एन एंगल थीटा। रोड को इंक्लाइन करने का मतलब आई होप सबको समझ में आ रहा है कि जमीन से थोड़ा उठा हुआ रोड होना चाहिए, जमीन से थोड़ा उठा हुआ रोड होना चाहिए। ठीक है, इस इंक्लाइन रोड के ऊपर हमारी गाड़ी है, तो चलिए गाड़ी बना लेते हैं। ये आपकी गाड़ी हो गई इस रोड के ऊपर। कुछ बातें मैंने आपको पहले से सिखाई हुई हैं, तो वो बातें मैं पहले से बना देता हूं। जैसे कि कौन कौन सी बातें मैंने आपको सिखाई हुई है। पहली बात मैंने आपको यह सिखाई हुई है कि वेट वेक्टर सबसे पहले बनाना है। सबसे पहले कौन सा वेक्टर बनाना है? सबसे पहले वेट वेक्टर बनाना है। तो वेट वेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वेट वेक्टर बनाने के लिए आपको बॉडी का सेंटर ढूंढना चाहिए और उस बॉडी के सेंटर से आपको एग्जैक्टली नीचे एक एरो बनाना है
और वहां पे W इज इक्वल टू mg लिख देना है। किस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वेट वेक्टर है वो आपके जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वेक्टर बनाने का मैंने आपको बताया था, अगला जो वेक्टर आप बनाएंगे वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन हरदम आपके गाड़ी के टॉप सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लीजिए नॉर्मल रिएक्शन। सेम जो पहले डायग्राम बनाया वही डायग्राम वापस बना रहे हैं। वापस बना के अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रोल ऑफ फ्रिक्शन भी स्टडी करेंगे। इसके पहले यही डायग्राम बनाया बट फ्रिक्शन के बारे में कुछ बात नहीं किया। अब फ्रिक्शन के बारे में भी बात करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूला निकलेगा फ्रिक्शन के आने के बाद। अब मैंने आपको क्या सिखाया इसके बाद आप एक काम करें, आप इस mg को रिजॉल्व करें, सॉरी आप इस नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला एक इस तरह का वेक्टर बनाओ, फिर मैंने आपको कहा एक इस तरह का वेक्टर बनाओ। सबसे पहले चेक करना है जो दोनों ऑरेंज कलर के एरोज आपने बनाए हैं, दोनों ऑरेंज कलर के एरो के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑरेंज एरो यानी कि ये वाला ऑरेंज एरो और ये वाला ऑरेंज एरो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑरेंज एरोस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, फिर मैंने आपको क्या कहा, ज्योमेट्री की मदद से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। वापस रिपीट करता हूं, हमने इसको थीटा अज्यूम नहीं किया है, ज्योमेट्री की मदद से एंगल थीटा हो रहा है। तो आपने टेंशन नहीं लेना उस बात का। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट n cos थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट n sin थीटा। वापस पूरा का पूरा हम लोगों ने रिपीट करके देख लिया। परंतु अब हम लोग ये चाहते हैं कि यहां पे हम फ्रिक्शन के रोल के बारे में बात करें। हम लोग बात करें क्या, फ्रिक्शन के रोल के बारे में। अब अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो मौत के कुआं जो हमने कल टॉपिक किया, मौत का कुआं जो हमने टॉपिक किया, उसका शीट है मेरे पास यहां पर। इस मौत के कुएं के टॉपिक में क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है वो गाड़ी को नीचे गिरने से, सरकने से रोकने की मदद करता है। कल अगर आपने मौत का कुआं का डायग्राम देखा होगा, जो मैंने आपको डायग्राम शो किया मौत के कुएं का, तो उस डायग्राम में क्या आपने ये चीज देखी कि मौत के कुएं में जो गाड़ी इस तरह से एक स्लांट रोड पे लगती है, जब एक गाड़ी इस तरह से एक स्लांट रोड पे लगती है तो गाड़ी नीचे ना खिसके, उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स आपकी मदद करता है। आपने ये चीज देखी होगी अच्छी तरह से, देखा था सब लोगों ने, कल के लेक्चर में देखा था कि गाड़ी नीचे ना खिसके, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। एवरीबडी हैज सीन दैट थिंग। क्या सब लोगों ने ये चीज देखी है? पक्का पक्का सब लोग को बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स गाड़ी को नीचे खिसकने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो ड्राइवर है, वो जो गाड़ी चला रहा है, वो ड्राइवर एक मिनिमम स्पीड मेंटेन ना कर पाए। हो सकता है ना, जैसे हमने कल बात की कि मिनिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की रखनी है, पर समझो आपकी गाड़ी की मिनिमम स्पीड 19 हो गई, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी सीधा नीचे गिर जाएगी। फ्रिक्शन जो है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वो मदद करेगा गाड़ी को नीचे गिरने से रोकने के लिए। बात को समझो, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का रोल यह है कि अगर आप मिनिमम स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए तो फ्रिक्शन फोर्स आपको बचाने के लिए हाजिर है। फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा टेंशन मत लो, मैं हूं, तुम कमजोर पड़ गए बट मैं हूं। मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द कार शुड बी ट्रैवलिंग सो दैट इट डज नॉट फॉल इन द वेल। इतनी मिनिमम स्पीड तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि गाड़ी जो है वो नीचे ना गिरे। और अगर आप नोटिस करेंगे
तो इस मिनिमम स्पीड का फॉर्मूले में भी फ्रिक्शन आता है। आपने क्या सुना, आपने क्या समझा इस टॉपिक में? आपने यह समझा कि फ्रिक्शन फोर्स तब आपकी मदद करता है जब आप मिनिमम वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो। मिनिमम वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तब फ्रिक्शन आपकी मदद करता है। और ये कभी आता है, एक कभी आता है जब आप ऐसे इमेजिन करोगे गाड़ी नीचे सरकनी नहीं चाहिए। अब ये सेम चीज, ये सेम कंसेप्ट अगर मैं यहां पे लगाने की कोशिश करूं, अगर ये सेम कंसेप्ट मैं यहां पे लगाने की कोशिश करूं, तो हम किस तरह से सोचेंगे? मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा घुमा फिरा के है बट बेहतर समझ में आएगा। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझ में आना, ठीक है? इस बैंक रोड के ऊपर, इस बैंक रोड के ऊपर दो तरह की चीजें हो सकती हैं। क्या? केस 1, लोअर स्पीड लिमिट। केस 2, अपर स्पीड लिमिट। अच्छी तरह से मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने ये फॉर्मूले की मदद से, आपने ये फॉर्मूले की मदद से आपने क्या किया? आपने एक वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के रखी है। पर ये फॉर्मूले की मदद से जब आपने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, तब आपने फ्रिक्शन के बारे में जरा भी बात नहीं की। अब आप फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हो, तो जब आप फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो टॉपिक का नाम देखो मैंने क्या लिखा है। मैंने टॉपिक का नाम लिखा है रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। रोल मतलब क्या? व्हाट डज आई मीन बाय रोल? मतलब फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है। ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रिक्शन फोर्स टायर और रोड के बीच में लगेगा ही नहीं। अगर आपने बैंक रोड बना दिया तो भी फ्रिक्शन तो लगेगा, ऐसा थोड़ी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पर फ्रिक्शन का रोल क्या होगा? अब रोल समझने के लिए हम लोगों ने दो केसेस कंसीडर किए। एक केस हमने कंसीडर किया है लोअर स्पीड लिमिट का, और एक केस हमने कंसीडर किया है अपर स्पीड लिमिट का। लोअर स्पीड लिमिट का मतलब क्या है? लोअर स्पीड लिमिट का मतलब यह है कि अगर गाड़ी एक निर्धारित स्पीड से कम स्पीड पे चला रहे हो, बोला गया है कि 50 किलोमीटर पर आवर पे इधर गाड़ी चलाओ, पर अगर एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी वहां ना चला रहा हो तो क्या? और अगर बोला गया है कि 50 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ और एक आदमी 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गाड़ी चला रहा है तो क्या? लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट का मतलब समझो। लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट का मतलब यह है कि आपके पास हो सकता है कि एक बताया गया है कि इतने पे गाड़ी चलाओ, पर एक आदमी उससे कम स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, और बोला गया कि इतने पे गाड़ी चलाओ, और हो सकता है कि एक आदमी उससे ज्यादा पे गाड़ी चला रहा हो। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हाजिर हो रही है। तो अगर एक आदमी जितनी स्पीड पे बोला गया है उससे कम स्पीड पे अगर गाड़ी चलाएगा, तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि इस गाड़ी के नीचे खिसकने के चांसेस ज्यादा है? लोअर स्पीड लिमिट पे अगर गाड़ी आप चलाओगे तो क्या होगा? चांसेस ऑफ द कार स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स आर मोर। और ये मुझे कहां से समझा? मुझे ये कहां से समझा कि गाड़ी नीचे की तरफ खिसकेगी? अभी अभी मैंने मौत का कुआं पढ़ा। मौत के कुएं में ये चीज साफ साफ बताई गई है कि एक मिनिमम वेलोसिटी आपको रखनी पड़ेगी। अगर उतनी मिनिमम वेलोसिटी आपने नहीं रखी तो जैसे मौत के कुएं में गाड़ी नीचे खिसक के आ जाती है, वैसे ही बैंक रोड में भी पॉसिबल है कि गाड़ी नीचे की तरफ खिसक के आ जाए। सोच के देखिए, सोच के देखिए कि किसी बंदे ने एक गाड़ी को बैंक रोड पे पार्क कर दिया। ऐसा एक बैंक रोड है, उस पर गाड़ी पार्क करके रख दी। अगर गाड़ी पार्क करके रख दी तो गाड़ी की स्पीड कितनी है? 0। और अगर गाड़ी की स्पीड 0 है तो इट इज पॉसिबल कि गाड़ी इस बैंक रोड से खसकते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी।
क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि बोला गया था कि बैंक रोड पे अगर गाड़ी रहनी चाहिए तो उसकी मिनिमम कुछ स्पीड होनी चाहिए। तुमने उस मिनिमम स्पीड से गाड़ी नहीं रखी, तुमने मिनिमम स्पीड 0 कर दी। हमने बोला था 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलनी चाहिए, इतनी तो गाड़ी चलाओ बैंक रोड पे, पर तुमने गाड़ी रेस्ट पे कर दी, या हो सकता है तुमने गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर पे चला दी। तो अगर इतनी कम स्पीड पे तुम गाड़ी चलाओगे बैंक रोड पे तो नीचे खिसकने के चांसेस ज्यादा है। ये देखो, द चांसेस ऑफ द कार स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स आर मोर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले मुझे इतना बताओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि गाड़ी बैंक रोड पे भी नीचे खिसक के जा सकती है? इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? गिव मी अ यस और नो, फटाफट। सब लोगों को एक रिप्लाई देना है कि हम अभी किस बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग ये बारे में बात कर रहे हैं कि ठीक है कि आपकी गाड़ी जो है वो बैंक रोड पे है, हम समझ रहे हैं आपकी गाड़ी बैंक रोड पे, पर क्या बैंक रोड पे आपकी गाड़ी नीचे नहीं खिसक सकती? खिसक सकती है, खिसक सकती है। क्यों नहीं खिसक सकती? पक्का खिसक सकती है। बैंक रोड पे भी आपकी गाड़ी नीचे खिसक सकती है। जरा हम इन साइकिल वालों को पूछेंगे, हम बात करना चाहते हैं इन साइकिल वालों से। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आई होप आपको स्क्रीन पे 3 साइकिल वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अब आप इन लोगों की जगह पे बैठो। हाँ, अब आप समझो कि ये मैं हूं और ये आप हो, ठीक है? हम लोग तीनों लोग मिलके इस ट्रैक पे गाड़ी चला रहे, साइकिल चला रहे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बिल्कुल एक बात बताओ, अगर इस सर्कुलर ट्रैक पे मैंने साइकिल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे नहीं चलाया तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हम नीचे की तरफ स्लाइड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। हम सब लोग नीचे की तरफ स्लाइड होंगे। देखो देखो रोड कितना बैंक्ड है, आपको दिखाई दे रहा है? ये इस तरह से ये एंगल है, ये थीटा एंगल है। देखो रोड कितना बैंक्ड है, देखो। बैंक्ड रोड आपकी मदद के लिए बनाया गया। बैंक रोड इसलिए बनाया गया क्योंकि आपका एक्सीडेंट ना हो। पर इसमें भी केसेस आएंगे, हो सकता है कि आप एक मिनिमम स्पीड से कम स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, नीचे खिसकने के चांसेस आ जाएंगे आपके ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें बोला गया है कि जो गाड़ी है, ये ट्रक का एग्जाम्पल तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, एक नंबर ट्रक का एग्जाम्पल लगता है। इस ट्रक को बोला गया है कि बेटा तुम 10-20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ, उससे कम नहीं चलाना। बोला गया तुम लोग को कोई 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ, उससे कम नहीं चलाना। अगर ये ट्रक वाले भाई साहब ने गाड़ी चलाई 10 किलोमीटर पर आवर पे, तो ये भाई ट्रक गिर जाएगा नीचे, स्लाइड डाउन हो जाएगा नीचे ट्रक। इसलिए हमें ये बात पढ़नी है। अच्छा मैं तुम लोग को एक सवाल पूछना चाहता था, समझो समझो ऐसा कि ट्रक वाले को बोला है कि कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर पे चलाना है, ठीक है? और मैक्सिमम गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर पे चलानी है, ठीक है? अगर तुमने इस रेंज में गाड़ी चलाई तो तुम सुरक्षित हो। तुम क्या हो? सुरक्षित हो। जहां तक आप इंसान लोगों को जानते हो, जहां तक मैं ह्यूमन बींग्स को जानता हूं, लोअर लिमिट तो छोड़ो, लोअर लिमिट तो जिंदगी में आज तक किसी ने, ऐसा थोड़ी है किसी को बोला जाएगा तुम 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ और वो बंदा 10 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहा है। नहीं, सबको जल्दी होती है, सब लोगों को गाड़ी तेज तेज भगानी है। इस बस वाले को बोला हुआ है कि तुम लोग गाड़ी मैक्सिमम 20 किलोमीटर पर आवर पे चलाओ इस बैंक रोड पे। तो तुम्हें पता है कि ये बंदा इस बैंक रोड पे शायद 140 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाए, हो सकता है, पॉसिबल है। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर इसने गाड़ी को 140 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाई तो क्या ये बस नीचे की तरफ गिरेगी कि क्या ये बस बाहर की तरफ गिरेगी? किधर गिरेगी बोलो? अगर तुमने गाड़ी 120, तुम्हें बोला गया है कि 120 पे चलाओ, पर अगर तुमने 120 पे चलाने के बदले 140 पे गाड़ी चलाई तो तुम्हें वो नीचे की तरफ फेंकेगा कि बाहर की तरफ फेंकेगा? सोच के देखो, सोच के देखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो लोग गाड़ियां चलाते हैं या जो लोग बाइक चलाते हैं उन लोगों ने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि भले ही रोड बैंक्ड हो और अगर आप स्टीयरिंग कितना भी घुमाओ और आपकी गाड़ी की स्पीड अगर एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा है तो गाड़ी रोड के बाहर गिरने की कोशिश करती है।
गाड़ी रोड के बाहर खिंचती है, गाड़ी रोड के बाहर गिरने की कोशिश करती है। अगर आप गाड़ी या बाइक या कुछ भी चलाते हो, आपको ये बात समझ में आएगी, आपको ये बात समझ में आएगी। सो क्लास, हम ये सब चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये सब चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज कीजिए आप बैंक रोड पे हैं, सपोज कीजिए कि आप बैंक रोड पे हैं, तो बैंक रोड पे हमें दो किस्म के लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो दो किस्म के लोग कौन है? पहले किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको बोला गया था कि भाई इतनी तो वेलोसिटी रखना, पर उन्होंने इतनी भी वेलोसिटी नहीं रखी, तो वैसे लोगों की गाड़ी नीचे खिसकते हुए आएगी। और कुछ लोगों को बोला था कि भाई इससे ज्यादा तेज मत चलाना, वो लोग इससे ज्यादा भी तेज चला रहे, अपर स्पीड लिमिट से भी तेज जा रहे, तो उनके क्या चांसेस है? चांसेस ऑफ द कार स्लाइडिंग आउटवर्ड्स आर मोर। बराबर है, बराबर है। तो अब आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा कि मैंने दो किस्से क्यों बनाए, मैंने केस 1 और केस 2 क्यों बनाया। ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि केस 1 केस 2 कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम स्पेशली हम केस 1 के लिए पढ़ रहे हैं। केस 1 के लिए पढ़ रहे हैं मतलब, केस 1 के लिए पढ़ रहे हैं मतलब हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को बताया गया था कि तुम इतने कम स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ, तुम मिनिमम 20 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ। आ रहा समझ में तुमको? पर वो आदमी गाड़ी चलाता है 20 किलोमीटर पर आवर पे नहीं, वो चलाता है 10-15 किलोमीटर पर आवर पे, तो उसके चांसेस है नीचे खिसकने के। तो तुम्हें पता है क्या उसको बचाने के लिए कौन आएगा? गेस करो, गेस करो। एक ऐसी गाड़ी जो नीचे की तरफ खिसक रही है, बचाने के लिए कौन आने वाला है उसको? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्या तुम्हें पता है ऐसे बंदे को बचाने के लिए कौन आएगा? टॉपिक का नाम पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ऐसे लिखा है। रोल ऑफ फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्यों लिखा है? रोल मतलब फ्रिक्शन फोर्स की क्या भूमिका है, फ्रिक्शनल फोर्स की क्या भूमिका है, हमें इस बारे में समझना है, हमें इस बारे में समझना है। यस, बहुत ही बढ़िया। आप लोग को समझ में आ रही है, मतलब बातें, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। अब फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूं। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, गाड़ी जो है, गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ खिसक रही है। गाड़ी कहां खिसक रही है? गाड़ी नीचे की तरफ खिसक रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इस तरह से लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, एफएस। एंड ये कौन सा केस है, ये कौन सा? टायर नीचे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन उल्टा लग रहा है। एक नंबर बात बोला विजय, एक नंबर बात बोला। टायर जो है वो नीचे खिसकने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं तुम्हारे बचाव के लिए ऊपर लगूंगा, मैं तुम्हारे बचाव के लिए ऊपर लगूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तुम नीचे खिसक रहे हो, मैं तुम्हें ऊपर खिसकाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। केस 1 पढ़ना, केस 1 पढ़ना। लोअर स्पीड लिमिट, द चांसेस ऑफ द कार स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स आर मोर, मतलब गाड़ी नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। केस 2 में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन द केस 2? हमको वापस उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे, हम नहीं थकेंगे, क्योंकि बार बार ये डायग्राम की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। चलो वापस डायग्राम बनाएंगे। ये आपका अर्थ, ये आपका बैंक रोड, उस बैंक रोड पे आपकी गाड़ी, ये हो गई आपकी गाड़ी। हम पढ़ रहे हैं केस 2, और केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? केस 2 में हमने उसको बोला था कि तुम 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलाओ, पर वो चला रहा है 140 पे, वो चला रहा है 140 पे। तो अभी सबसे पहले डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे की तरफ क्या लगेगा? सेंटर पकड़ेंगे सब लोग, नीचे की तरफ एक एरो मार्क बनाएंगे, W इज इक्वल टू mg लिखेंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे सब लोग, एक और एरो मार्क बनाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन को दो भाग में तोड़ेंगे, इस तरह से दो भाग में नॉर्मल रिएक्शन को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, सब डिस्कशन हो गया है। अगर आप थीटा हैं तो आप भी थीटा हैं,
आप है n cos थीटा, आप है n sin थीटा। अब केस टू में आपको ध्यान देना है, केस टू में लोगों को बोला गया कि तुम इससे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ, वरना चांसेस है कि तुम्हारी गाड़ी बैंक रोड के भी बाहर गिर जाएगी, बैंक रोड के भी बाहर गिर जाएगी। लोग बोलेंगे अरे तुमने तो बोला था यहां पे हम एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम कर रहे हैं, तुमने तो बोला था ये गाड़ी मदद कर रही है, ये बैंक रोड मदद कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगा रहा है हमारे अच्छे के लिए। अरे तुम्हारे अच्छे के लिए है, पर ऐसा थोड़ी है तुम्हारी मर्जी कितने पे भी गाड़ी चलाओगे। बोला है ना तुमको 100 पे गाड़ी चलाओ, तुम 100 पे चलाओगे तो ये रोड तुम्हारी जान बचाएगा, पर तुम 140 पे चला रहे हो। तो हम रोड कितना भी ऊपर करें, तुम्हारी गाड़ी निकल जाएगी बाहर। तुमको बोला है 100 पे चलाने के लिए, नहीं चला रहा 100 पे गाड़ी नहीं चला रहा है, तो अब क्या है, गाड़ी बाहर की तरफ गिरेगी, गाड़ी रोड से बाहर की तरफ जाएगी। तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए भाई, फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर। फ्रिक्शन बोलेगा डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूं। दोनों डायग्राम को जरा अच्छी तरह से एनालिसिस करें, आपकी थिंकिंग बिल्डअप करें, सोचें इस तरह से कि सिर्फ 12वीं का बोर्ड ही जिंदगी नहीं है, हम लोग को आगे बहुत कुछ करना है, हम लोग को आगे एंट्रेंस पढ़ना है, हम लोग को आगे ये करना है, हम लोग को आगे वो करना है। जब मैं एंट्रेंस पढ़ाऊंगा, जो भी इंटेंसिटी बैच में आ रहे हैं, उम्मीद मत रखना कि 12th के कंसेप्ट्स वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं इसलिए, पर तुम लोग ने मेरे से 11th नहीं पढ़ा है, इसलिए अगर इंटेंसिटी बैच में आओगे तो 11th डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन आता है तो बताऊंगा इसमें क्या है क्या नहीं है कैसा नहीं है, कोशिश करूंगा उसमें। 12th उम्मीद मत रखना वहां पे, ये मैं 12th में डायरेक्टली जब एंट्रेंस लूंगा, मैं डायरेक्टली बोलूंगा ये बैंक रोड का फॉर्मूला है, गाड़ी नीचे तब खिसकती है तब ऐसा होता है, ऊपर खिसकती है तब ऐसा होता है, खत्म। क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ना। इंटेंसिटी बैच में मेन मुद्दा यह है कि हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, वो हमारा मेन मुद्दा है। कंसेप्ट यहां है। क्या है कंसेप्ट? टॉपिक का नाम है रोल क्या है फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का रोल यहां तक फ्रिक्शन फोर्स का रोल ये था। ऑब्वियस सी बात है आदित्य, ये क्यों बंद करेंगे? उड़ान तो चलेगा ही ना। उड़ान में हम आपको बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं, वो अलग बैच चालू कर रहे हैं। उड़ान का टाइमिंग यही रहने वाला है, सुबह का टाइमिंग ही रहेगा, ठीक है। शाम के टाइमिंग में इंटेंसिटी करेंगे, एकदम इंटेंसिटी के साथ करेंगे वो भी, ठीक है। हाँ, हम आपसे क्या बात कर रहे थे? जब हमने पहला पेज पढ़ा तो क्या हुआ? हम लोग को लगा फ्रिक्शन का कोई यूज ही नहीं है, हम लोग को लगा फ्रिक्शन तुम जाओ, हम लोग तुम्हारे से कुछ बात नहीं करने, फ्रिक्शन हमको तुमसे बात नहीं करनी है। पर यार फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल निकला। फ्रिक्शन का इतना बड़ा रोल है कि तुम्हें समझ में आ रहा है फ्रिक्शन उनकी मदद कर रहा है जो या तो नीचे खिसकते हुए जाएंगे या तो ऊपर खिसकते हुए जाएंगे। हाँ, एक टाइम पे नीचे खिसको तो चलेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो भी बैंक रोड होते हैं उनके साइड में गार्डन वार्डन होता है, उधर मत खिसको। पर कभी कभी मैंने ऐसे भी बैंक रोड देखे, आई डोंट नो इफ यू हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई टू गुजरात साइड, अगर आप गए हैं तो मुंबई टू गुजरात साइड में वैतरना और बोईसर और धानु के बीच में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये बैंक रोड एक है, इस तरफ भी खाई है और उस तरफ तो दूसरा रोड है। इस तरफ खाई है, नीचे की तरफ खाई है और इस तरफ दूसरा रोड है। लोनावला आप चले जाओ, आप लोनावला देख लो। अगर आप लोनावला जाओगे तो लोनावला में बैंक रोड आपको लोनावला में हर रोड बैंक ही मिलेगा। अब लोनावला में जो बैंक रोड है क्लास, एक तरफ खाई है दूसरे तरफ पहाड़ है, देख लो। मुंबई टू पुणे, अगर आपने लोनावला वाला सर्कल देखा है तो लोनावला वाले सर्कल में आप नोटिस कर लो, रोड ऐसा है, रोड ऐसा है, इधर खाई है और इधर पहाड़ है, इधर खाई है इधर पहाड़ है। अगर आपने गाड़ी की स्पीड ज्यादा रखी तो ऐसे उड़ के खाई में निकलोगे, और अगर आपने गाड़ी की स्पीड कम रखी तो जाके सीधा बाजू वाले पहाड़ से टकराओगे। तो यार जरूरी है ना, फ्रिक्शन तुम्हारी मदद करने आएगा कि नहीं आएगा? नीचे खिसकने वालों के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और बाहर गिरने वालों के लिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। बस अगले लेक्चर में आके हमें इस फ्रिक्शन के फॉर्मूले निकालने, याद रखिए
ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको भी रिजॉल्व किया जाएगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको भी रिजॉल्व किया जाता है। आपको ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे रिजॉल्व करना है, ये जो एंगल आप देखेंगे इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, ये एंगल भी थीटा होगा। अब यार ज्योमेट्री आसान है, ज्योमेट्री बहुत आसान है। अगर ये वाली लाइन इसके साथ थीटा बना रही है तो ये वाली लाइन भी इसके साथ थीटा ही बनाएगी। अब वो ज्योमेट्री मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है ना। तो अब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा। मैंने अभी सिखाया था, मैंने यहां भी सिखाया था। हाँ, फ्रिक्शन यहां भी बदल सकता है, फ्रिक्शन यहां भी बदल सकता है। अगर आपके टायर बहुत कमजोर है, अगर आपके टायर बहुत कमजोर है तो फ्रिक्शन बचाने भी नहीं आएगा। फ्रिक्शन बचाने में से लोनावला में गाड़ी चला रहे हो, बारिश हो रही है तो हीरो नहीं बनने का वहां पे, ये नहीं सोचने का बैंक रोड है तो भाई हम लोग बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचने का। फ्रिक्शन यहां भी बदल सकता है पर मदद तो करेगा ना, बदल सकता है पर मदद तो कर रहा है, ये बात का मेन। यस, बहुत सारे कसारा घाट, यस कसारा घाट का भी रोड जो है वो भी बैंक रोड ही है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये फ्रिक्शन का रिजॉल्व आप लोग ने देखा, यहां पे भी हम फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस एंगल को थीटा है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा। इन बोथ द केसेस हमें फ्रिक्शन को करना है रिजॉल्व, और हमें यह समझना है अब अगले लेक्चर में कि फ्रिक्शन को लेके अब आपके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है, सब लोग को समझ में आ रही है बातें। स्पेशली हम लोग जिस बात पे ध्यान देंगे, हम लोग जिस केस के ऊपर ध्यान देंगे वो केस ये वाला होगा। कौन सा वाला केस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, मैंने आपको पहले ही कहा, आप ये नहीं चाहते कि गाड़ी बैंक रोड के बाहर गिर जाए, तो पिछले लेक्चर अगले लेक्चर में आने के बाद केस 2 पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिकॉज गाड़ी लोनावला में खाई में नहीं गिरनी चाहिए, एक टाइम पे बाजू वाले पहाड़ से टकरा गई तो भी बचने के चांसेस ज्यादा है, बाजू वाले खाई में नहीं गिरनी चाहिए। केस 1 इज अ बिट, क्योंकि केस 1 कैसा है, केस 1 में गाड़ी की स्पीड भी नहीं है ना यार, देखो ना लोअर स्पीड लिमिट, तो गाड़ी की एक तो स्पीड नहीं है, और गाड़ी अगर नीचे आके पहाड़ से टकरा भी गई तो भी आदमी ब्रेक मार मार के गाड़ी को टकराने से तो रोक सकता है, क्योंकि लोअर स्पीड लिमिट है ना। गाड़ी एक डेजिग्नेटेड लोअर स्पीड से कम पे चला रहे हो, बोला था 20 पे चलाना है, 15 पे चला रहे हो, तो 15 किलोमीटर पर आवर जैसी स्पीड पे आदमी ब्रेक मार मार के हैंड ब्रेक मार के कुछ भी करके गाड़ी को संभाल तो सकता है। इसलिए केस 1 में हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर केस 2 में क्या हो रहा है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा है, एंड व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन द गाड़ी का कंट्रोल करना इज और मुश्किल। सो नेक्स्ट लेक्चर में आके हम लोग जिस केस के ऊपर भाव देंगे, जिस केस को स्टडी करेंगे, वो होगा केस 2, जिसमें गाड़ी के बाहर गिरने के चांसेस ज्यादा है और फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है। आई होप आज हमने सिर्फ और सिर्फ 3 पेज पढ़े 1.5 घंटे में, पर मैं चाहता हूं कि आप 1.5 घंटे में ये 3 पेजों को अच्छी तरह से समझे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, क्या आपको समझा है, गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू, हाँ या ना हो जाए। समझा है सब लोगों को मैंने क्या बोला है, आज के आज पढ़ना है, आज के आज पढ़ना है, हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है, आज के आज आप लोगों ने ये टॉपिक खत्म करना है, मैं पहले ही बोल के रख रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना है कि कल पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल के ऊपर बैंकिंग ऑफ रोड मैंने उसका डिटेल डायग्राम भी एक्सप्लेन किया, अगर आपको वहां पे भी जाके देखना, बहुत पहले एक्सप्लेन किया था, बहुत पहले एक्सप्लेन किया था मैंने वहां पे, तो अगर आपको जाना है तो मेरे चैनल पे होगा। आई थिंक एक साल हो गया तब मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चैनल का नाम गरीब पीपल्स है, कमेंट सेक्शन में कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, नोट डाउन करके रखें, गरीब पीपल्स है चैनल का नाम, ठीक है। वहां पे सर्च कीजिए बैंकिंग ऑफ रोड, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि उसका एफबीडी कैसे बनता है, 1 साल पहले बनाया था, आज आपकी मदद कर सकता है वो वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं, डालेंगे वीडियोस डालेंगे। अभी अभी मैं आप लोगों के साथ इतना बिजी हूं कि मुझे गरीब पीपल्स राइट, मैं आप लोग के साथ इतना बिजी हूं कि मुझे और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, और बाकी भी चीजें में मैं बहुत बिजी हूं सुबह से लेकर शाम तक।
तो अभी डालेंगे, टॉपिक्स डालेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जिन्होंने इंटेंसिटी बैच के लिए अप्लाई नहीं किया अप्लाई करो, ठीक है। सीरियस कैंडिडेट्स अप्लाई करो, जिनको सच में कुछ करना है अप्लाई करो, ठीक है। चलो बाय।